तो अब मज़ीद बात कर लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड पर। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड या एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें जब कंपनी के पास दो या दो से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं और वो दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ पर लग रहे होते हैं, तो उस केस में कंपनी उन लिमिटिंग फैक्टर को डील करते हुए बेटर प्रोडक्शन की तरफ जाने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे हम स्पार्क लिमिटेड कंपनी के एक एग्जाम्पल के थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग को समझ रहे थे, जिसमें स्टेप 1 में हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे x और y, जिसमें x जो था वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस प्रोडक्ट x के लिए था और y जो था वो डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट y। तो यहाँ तक हमने देख लिया था स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि वो अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो जब भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रीब्यूशन के लिए हमने इस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करना है। अब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया है। अब हम आएंगे पॉइंट 3 पर, स्टेप 3 पर, जिसमें हम करेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स को स्टेट करेंगे। मतलब जो जो रुकावटें हैं कंपनी की यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, उनको यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे कि हमने पहले वेरिएबल डिफाइन कर लिया था जिस पे डिसीजन मेकिंग लेनी थी, फिर हमने उस वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया। अब इसी वेरिएबल के लिए हमने क्या करना है, वो रुकावटें यहाँ पर लिखनी है जो जो कंपनी के पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये तीन हमारे पास एक्टिविटीज हैं, जो तीन डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली ये तीन एक्टिविटीज हैं। इन तीनों में ऑर्स की अवेलेबिलिटी कुछ और है, जबकि रिक्वायरमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब रिक्वायरमेंट कितनी है उसके लिए हमें यूनिट्स पता होने चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है, जिनको हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू पता करेंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए में भी वेरिएबल से रिलेटेड एक ऑर्स मौजूद है, इसकी अवेलेबिलिटी भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर पहला कॉन्स्ट्रेंट शो करेंगे कि वो डिपार्टमेंट ए है। अब कॉन्स्ट्रेंट्स को भी हम इक्वेशन की फॉर्म में शो करेंगे और इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले हम देखें तो 8 आवर्स रिक्वायर हैं डिपार्टमेंट ए के, और इसके हमें यूनिट्स नहीं पता लेकिन टोटल पता है। अब ये जो अवेलेबल आवर्स हैं ये टोटल में हमें अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे कि 8x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 11,000। मतलब कि हमने अवेलेबिलिटी को बराबर कर देना है रिक्वायरमेंट के। वो किस तरह से, यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को स्टेट करना चाहें तो वो किस तरह, 8x मतलब 8 आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट के x यूनिट पर, और x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है। इसमें 10 आवर्स लग रहे हैं प्रोडक्ट y के ऊपर, और प्रोडक्ट y की यूनिट्स हमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल y लिख दिया है। उसके बाद जब कॉन्स्ट्रेंट है तो अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है, अवेलेबिलिटी है 11,000 आवर्स की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो सेक्शन है ये कंपनी की रिक्वायरमेंट को शो कर रहा है। अब हमने क्या बात की थी कि रिक्वायरमेंट जो है वो अगर ज्यादा होगी अवेलेबिलिटी से, तो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पर एक लिमिटिंग फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए जब भी हमने कांस्टेंट को प्रेजेंट करना है, उसको हमने प्रेजेंट करना है कि या तो ये रिक्वायरमेंट लेस देन होनी चाहिए अवेलेबिलिटी से, या फिर ये रिक्वायरमेंट इक्वल होनी चाहिए अवेलेबिलिटी के। तो यहाँ पे पहला जो कांस्टेंट है उसको हमने इस तरह से शो कर दिया है। उसके बाद इसी तरह से डिपार्टमेंट 2 के लिए हमने कांस्टेंट शो करना है, जिसके लिए उसी तरह से हम क्वेश्चन पर जाएंगे और हम देख सकते हैं 4x प्लस 10y लेस देन और इक्वल टू 9,000 आवर्स बनेगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड कॉन्स्टेंट को मेंशन कर देंगे और उसमें भी हम साइन देख रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि ये वाला सेक्शन रिक्वायरमेंट को शो करता है और ये वाला सेक्शन अवेलेबिलिटी को शो कर देता है। हम यहाँ ऊपर लिख भी देते हैं ताकि हमें याद रहे। उसके बाद अब बच गया है डिपार्टमेंट सी। तो यहाँ अगर हम आए तो 12x
प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000 आवर्स। तो हमने यहाँ पर तीसरी जो इक्वेशन है उसको भी मेंशन कर देना है जो कि डिपार्टमेंट सी से बिलोंग करती है। अब ये तो वो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि हमें हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, एग्जाम्पल में अवेलेबल हैं। अब एक कॉन्स्ट्रेंट होता है जो कि यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रेंट कहलाया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि जो x मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट x होंगी वो, और जो स्मॉल y है मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट y जो है, ये दोनों या तो ज्यादा होने चाहिए जीरो से या फिर इक्वल होने चाहिए जीरो के, क्योंकि यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो एक कॉमन सेंस की बात है कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्लास पूरा ना हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि 0.75 ग्लास। तो इसलिए प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट को या जीरो होना चाहिए या जीरो से ज्यादा होना चाहिए, जीरो से कम नहीं होना चाहिए। सॉरी ये 0.75 जो है जीरो से अबव है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि -1। अब -1 में तो कोई भी यूनिट नहीं आती, इसलिए यहाँ पर जो जीरो है उससे ज्यादा होने चाहिए x और y। ये एक यूनिवर्सल हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट बनता है। अब यहाँ तक हमने स्टेप 3 समझ लिया। एक्चुअली जो स्टेप 3 है वो मेन स्टेप होता है क्योंकि उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेप 4 जो आता है वो हमें ग्राफ की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें ग्राफ शो हो रहा है जिसमें एक है पॉइंट x और एक है पॉइंट y। ये x और y वो ही प्रेजेंट कर रहा है जो हमने वेरिएबल में डिफाइन किया था, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट x, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट y के। अब ये ग्राफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले इन कॉन्स्ट्रेंट्स को सॉल्व करना है। कॉन्स्ट्रेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि वन बाय वन इन कॉन्स्ट्रेंट्स को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर पहले की बात की जाए तो उसमें हमने ये बात कर दी है कि x और y को अब हम इक्वल रख देंगे जीरो के, और उसके थ्रू हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स को कैलकुलेट करके यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो अभी ये हमने ग्राफ देखा है। ग्राफ के लिए अब हम क्या करेंगे कि अब इनकी इस इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे। वो किस तरह से कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ रहा था 8x प्लस 10y इज लेस देन और इक्वल टू 11,000। हमने क्या करना है कि इसको 8x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 11,000 कर देना है। अब हमने x को पहले हम x को करते हैं इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x को 0 के इक्वल करें तो 8 को हम 0 कर देंगे और 10y को हम यहाँ पर लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 11,000। तो ये आ जाएंगी y की 1100 यूनिट्स डिपार्टमेंट A के लिए। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसी के बिल्कुल सामने हमने क्या करना है कि y को रखना है इज इक्वल्स टू 0 और x को हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1375 यूनिट्स। अब हमारे पास ग्राफ के लिए x भी अवेलेबल आ गया है और y भी अवेलेबल हो गया है। अब हमने क्या करना है, ग्राफ में यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखना है कि 1375 किस जगह पे आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ 14 से थोड़ा सा पहले हम इसको यहाँ के 1375 लिख देंगे और यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। और दूसरा हमें y ये कहते हैं कि 1100 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर 1110 और 12 के दरमियान 1100 है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि y 1100 है। हमने यहाँ पर भी एक पॉइंट जो है वो लगा दिया है। अब हमने क्या करना है कि ये पहला वाला पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है और ये हमारे पास हो जाएगा A, जो कि डिपार्टमेंट A के लिए है। इसी तरह से हमने जिस तरह यहाँ कैलकुलेशन की है डिपार्टमेंट A की इक्वेशन की, इसी तरह से डिपार्टमेंट B की इक्वेशन को हमने यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लिख देना है। एक तरफ x को y के इक्वल रखना है, एक को x को 0 के इक्वल रखना है और एक तरफ y को 0 के इक्वल रखना है। तो ये जो डिपार्टमेंट B है उसके लिए y 900 और x 2250 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसी तरह ग्राफ में जाएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 2200 का लास्ट पॉइंट है।
हमने क्या करना है कि इस पॉइंट से थोड़ा सा बाहर 2250 आएगा, तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये 2250 है। और अगर हम y की बात करें तो वो हमारे पास 900 है। तो यहाँ पर हम आए तो 800 और 1000 के दरमियान 900 है। हमने इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट है इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है डिपार्टमेंट बी के लिए, जिस हमने ए के लिए किया, और इसे हम यहाँ पर बी कह देंगे। अब इसी तरह से डिपार्टमेंट सी के लिए y और x को हमने कैलकुलेट कर लिया है, x 1000 y 2000। तो हम यहाँ पर आएंगे और x जो है उसके 1000 को और y के 2000 को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को A, B और C तीनों को ड्रॉ कर दिया है। अब एक लाइन जो है वो हमने मजीद कंट्रीब्यूशन की ड्रॉ करनी है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आए तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का टोटल नहीं दिया गया, बल्कि 4x और 8y को दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक इजीएस्ट वे ये है कि हम यहाँ पर आए और हम 4x को लें और 8y को लें और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लें। लेकिन इसके एक नहीं, इसके दो तरह के तरीके हैं, और उन दो तरीकों में एक तो मेथड है कि इक्वेशंस के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया जाए, और दूसरा जो मेथड है उसके तहत ये हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता। जिस तरह यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स की मैक्सिमम वैल्यू ये हमें अवेलेबल थी 11, 9 और 12,000 आवर्स की। अब जब हमें टोटल नहीं पता तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम आईसो या ISO कंट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ x और y शो करेगा टोटल वैल्यू, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सेम आएगी। इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ये इजीएस्ट मेथड है, जिसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं हमारे पास मल्टीपल आना चाहिए 4x और 8y, ये हमारे पास अवेलेबल है, हमें इसका मल्टीपल मिलना चाहिए। अब हम देखें तो जो 4000 है वो हमारे पास आता है 4 में भी और 8 में भी। वो किस तरह से कि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब यहाँ पर देखें तो 4 के साथ हमारे पास ये 4000 आ सकता है, क्योंकि 4000 1 जा और जो है वो 4000 2 जा 8 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4000 को हम एज्यूम कर सकते हैं, या फिर एक तो हमने देख लिया 4000, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 8000। वो किस तरह से कि यहाँ पर भी हमारे पास ये 2 पर तीनों चीजें जा रही हैं 2 के टेबल पर, तो इसके थ्रू भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें हमारे x और y दोनों कवर हो जाएं। अब अगर हम 4x को 8y के इक्वल रख के 4000 के थ्रू सोल्यूशन करते हैं और x को 0 कर देते हैं एक जगह पर और एक जगह पर y को 0 कर देते हैं, तो जहां पे x को 0 करेंगे वहां पे y 500 के इक्वल आ जाएगा, और जहां पे y को 0 करेंगे वहां पे x जो है वो 1000 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करें इसको और हम देखें कि हमने यहाँ पर एक और इक्वेशन लिखी थी 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 8000। अब इसमें से भी अगर हम एक x को 0 के इक्वल रखें और y को 0 के इक्वल रखें तो यहाँ पर जो y कैलकुलेट होगा वो आ जाएगा 1000, और यहाँ पर जो x कैलकुलेट हो जाएगा वो आ जाएगा 2000। तो मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y का अगर सिंगल है तो x के लिए वो डबल है। अब हमने इसको क्या करना है कि अगर 4 जो है वो हमारे पास x के लिए है तो हम 4 को यहाँ पर y पे प्लॉट कर देंगे, और 8 अगर y के लिए है तो उसको हम x पे प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे 8 जो है वो y के लिए है और 4 जो है वो 8 जो है वो x के लिए आ जाएगा और y जो है वो 400 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने मजीद क्या करना है कि इन दो लाइंस को ड्रॉ कर देना है और उसको कह देना है कि ये कंट्रीब्यूशन की लाइन है, ISO कंट्रीब्यूशन कर्व है, जिसमें हम डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के थ्रू कोई एक कंट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ तक इस तरह से हमने चारों लाइंस जो हैं, चारों कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर दी है। अब अगर हम इस ग्राफ में देखें
तो ये जो ए की लाइन है, ये जो हमें डिपार्टमेंट ए की लाइन है जिसको हमने स्मॉल ए से प्रेजेंट किया है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा मतलब 1375 जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ बिकेंगी, वो सिर्फ बनेंगी एक्स की, और साथ ही साथ 1100 यूनिट्स जो हैं वो बनेंगी वाई की। इसी तरह बी पर आए तो बी पर यहाँ पर कुछ 900 समथिंग यूनिट्स बनेंगी वाई की, और एक्स पर एक्स की ज्यादा बन जाएंगी 2200 यूनिट्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर वाई की बहुत ज्यादा यूनिट्स बनाने से भी ए और बी से कम यूनिट्स बनेंगी एक्स की। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये एक्स वाई, ये जो सी वाली डिपार्टमेंट वाली लाइन है, ये हमें सही रिजल्ट नहीं दे रही, क्योंकि इसमें क्या होगा कि वाई की मैक्सिमम लिमिट की अगर यूनिट्स बनेंगी तब जाके एक्स की बहुत मिनिमम सी यूनिट्स बनेंगी। तो इस तरह से नहीं, हमने दोनों को कवर करना है, तो इसलिए हम दोनों को देख रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ए और बी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि कंपनी ए और बी डिपार्टमेंट को लेकर चले और उसको यहाँ पर बनाए। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड करना है, और ऑप्टिमम सोल्यूशन को हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि यहाँ पर हम उसका सोल्यूशन जो है वो कर लेते हैं, जो कि स्टेप 5 है, उसमें हम ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 8x + 10y = 11,000, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी। इसके थ्रू x और y जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे 500 और 700। तो यहाँ पर जो अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, जो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव था, वो था 4x + 8y = टोटल कंट्रीब्यूशन, जिसको हमने z से डिनोट किया था। तो अब z को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि 4 × 500 + 8 × 700 हम करेंगे, तो इस 7600 रुपीज का हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब कंपनी अगर 500 यूनिट्स सेल करती है एक्स की प्रोड्यूस करती है, और अगर वाई की वो 700 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 7600 रुपीज का हासिल कर सकती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम ग्राफिकल मेथड को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं।